समाज का विकास केवल धन, सत्ता या ताकत से नहीं होता, बल्कि शिक्षा से होता है। शिक्षा वह प्रकाश है जो अज्ञान के अंधकार को मिटाकर इंसान को सही दिशा दिखाता है। यही कारण है कि सभी महान चिंतक, समाज सुधारक और क्रांतिकारी हमेशा शिक्षा को सबसे बड़ा हथियार मानते रहे हैं। भारत की धरती पर भी ऐसे अनेक 19वीं सदी के भारत में, जब जातिगत भेदभाव, स्त्रियों की अशिक्षा और अंधविश्वास चरम पर था, तब शिक्षा का नाम लेना भी क्रांति से कम नहीं था। इसी दौर में महाराष्ट्र की धरती पर एक दंपति ने शिक्षा की मशाल जलाकर इतिहास बदल दिया। ये थे महात्मा ज्योतिबा फुले और उनकी धर्म पत्नी सावित्रीबाई फुले। उन्होंने साबित कर दिया कि असली शिक्षक वही है जो सिर्फ 19वीं शताब्दी का भारत गहरी सामाजिक असमानताओं से जूझ रहा था। समाज ऊंच नीच और जातिगत भेदभाव से टूटा हुआ था। शूद्र और अतिशूद्र जातियों को शिक्षा से वंचित रखा जाता था। स्त्रियों की स्थिति अत्यंत दयनीय थी। उन्हें अशिक्षित, पराधीन और परंपरागत कुरीतियों में बांध दिया गया था। बाल विवाह, विधवा प्रथा, पर्दा प्रथा और स्त्री उत्पीड़न आम बात थी। उस समय शिक्षा केवल उच्च जाति के पुरुषों तक सीमित थी। दलितों और स्त्रियों को शिक्षा देने की कल्पना तक नहीं की जाती थी। यह माना जाता था कि यदि निचली जाति या स्त्री पढ़ लिख लेगी तो समाज की स्थापित व्यवस्था टूट जाएगी। ऐसे वातावरण में जो व्यक्ति इस अन्याय के खिलाफ आवाज उठाता था, उसे समाज का दुश्मन समझा जाता था। इसी अंधकारमय पृष्ठभूमि में फुले दंपति ने समाज को शिक्षा की रोशनी देने का बीड़ा उठाया। महात्मा ज्योतिराव गोविंदराव फुले स्वयं वंचित समाज से आते थे। उन्होंने देखा कि किस तरह जातिवादी व्यवस्था ने दलितों और स्त्रियों को शिक्षा और अधिकारों से दूर कर दिया है। उनके मन में यह गहरी समझ बनी कि जब तक समाज के हर व्यक्ति को शिक्षा नहीं मिलेगी, तब तक बराबरी और न्याय संभव नहीं है। उन्होंने कहा था, शिक्षा के बिना मनुष्य की स्थिति जानवर के समान है। यह वाक्य ही उनके जीवन का ध्येय बन गया। वे मानते थे कि शिक्षा ही वह हथियार है जिससे गुलामी, अंधविश्वास और सामाजिक शोषण की जंजीरें तोड़ी जा सकती हैं। ज्योतिबा का नाम स्कॉटिश मिशन नाम के स्कूल में लिखवा दिया गया, जहां पर उन्होंने थॉमस पेन की किताब राइट्स ऑफ मैन एवं द एज ऑफ रीजन पढ़ी, जिसका उन पर काफी असर पड़ा। स्कूल के अपने एक ब्राह्मण मित्र की शादी में एक बार ज्योतिबा गए थे, तो उन्हें वहां पर अपमानित होना पड़ा था। उन्होंने ब्राह्मणवाद की आलोचना की और कहा कि धर्म ग्रंथों का सहारा लेकर शूद्रों और स्त्रियों का शोषण होता आ रहा है। उन्होंने सामाजिक समानता और मानवाधिकारों की बात की। फुले दंपति ने समझ लिया था कि यदि स्त्रियां और दलित पढ़ लिख लेंगे तो वे अपने अधिकारों के लिए खड़े होंगे। यही वजह थी कि उन्होंने शिक्षा को अपना हथियार बनाया और समाज के सबसे वंचित वर्ग तक उसे पहुंचाने का कार्य शुरू किया। उनका प्रयास केवल किताब पढ़ाना नहीं था, बल्कि समाज को बदलना था। उन्होंने शिक्षा के माध्यम से इंसानियत, समानता और स्वतंत्रता की नींव रखी। उन्होंने अनुभव किया कि ब्राह्मणवादी व्यवस्था ने दलितों और स्त्रियों को शिक्षा से दूर रखकर उन्हें सदियों तक गुलाम बनाए रखा। उन्होंने सोचा, यदि इन वंचितों को शिक्षा मिल जाए तो वे भी समाज में सम्मानपूर्वक जी सकेंगे। एक ब्राह्मण शिक्षक पढ़ाते थे। उनको भी दबाव में अपना घर छोड़ना पड़ा। सामाजिक बहिष्कार का जवाब महात्मा फुले ने 1851 में दो और स्कूल खोलकर दिया। सन 1855 में उन्होंने पुणे में भारत की प्रथम रात्रि प्रौढ़शाला और 1852 में मराठी पुस्तकों के प्रथम पुस्तकालय की स्थापना की। ज्योतिबा ने भारत का पहला लड़कियों की शिक्षा के लिए स्कूल खोला, जिसमें पढ़ाने के लिए कोई भी तैयार नहीं हुआ। शिक्षिका और समाज सुधारक के रूप में अमर बनाती है। सावित्रीबाई फुले एक दलित परिवार में जन्मी महिला थीं, लेकिन उन्होंने 19वीं सदी में महिला शिक्षा की शुरुआत के रूप में घोर ब्राह्मणवाद के वर्चस्व को सीधी चुनौती देने का काम किया था। 19वीं सदी में छुआछूत, सती प्रथा, बाल विवाह तथा विधवा विवाह निषेध जैसी कुरीतियां बुरी तरह से व्याप्त थीं। उक्त सामाजिक बुराइयां किसी प्रदेश विशेष में ही सीमित न होकर संपूर्ण भारत में फैल चुकी थीं। महाराष्ट्र के महान समाज सुधारक, विधवा पुनर्विवाह आंदोलन के तथा स्त्री शिक्षा समानता के अगुआ महात्मा ज्योतिबा फुले की धर्मपत्नी सावित्रीबाई ने अपने पति के सामाजिक कार्यों में न केवल हाथ बंटाया, बल्कि अनेक बार उनका मार्गदर्शन भी किया। भारत के पुरुष प्रधान समाज ने शुरू से ही इस तथ्य को स्वीकार नहीं किया कि नारी भी मानव है और पुरुष के समान उसमें भी बुद्धि है एवं उसका भी अपना कोई स्वतंत्र व्यक्तित्व है। 19वीं सदी में भी नारी गुलाम रहकर
सामाजिक व्यवस्था की चक्की में ही पिसती रही। अज्ञानता के अंधकार, कर्मकांड, वर्ण भेद, जात पात, बाल विवाह, मुंडन तथा सती प्रथा आदि कुप्रथाओं से संपूर्ण नारी जाति ही व्यथित थी। पंडित व धर्मगुरु भी यही कहते थे कि नारी पिता, भाई, पति व बेटे के सहारे बिना जी नहीं सकती। मनुस्मृति ने तो मानो नारी जाति के अस्तित्व को ही नष्ट कर दिया था। मनु ने देववाणी के रूप में नारी को पुरुष की काम वासना पूर्ति का एक साधन मात्र बताकर पूरी नारी जाति के सम्मान का हनन करने का ही काम किया। हिंदू धर्म में नारी की जितनी अवहेलना हुई उतनी कहीं नहीं हुई। हालांकि सब धर्मों में नारी का संबंध केवल पापों से ही जोड़ा गया। उस समय नैतिकता का व सांस्कृतिक मूल्यों का पतन हो रहा था। हर कुकर्म को धर्म के आवरण से ढक दिया जाता था। हिंदू शास्त्रों के अनुसार नारी और शूद्र को विद्या का अधिकार नहीं था और कहा जाता था कि अगर नारी को शिक्षा मिल जाएगी तो वह कुमार्ग पर चलेगी, जिनसे घर का सुख चैन नष्ट हो जाएगा। ब्राह्मण समाज व अन्य उच्च कुलीन समाज में सती प्रथा से जुड़े ऐसे कई उदाहरण हैं, जिनमें अपनी जान बचाने के लिए सती की जाने वाली स्त्री अगर आग के बाहर कूदी तो निर्दयता से उसे उठाकर वापस अग्नि के हवाले कर दिया जाता था। अंततः अंग्रेजों द्वारा सती प्रथा पर रोक लगाई गई। इसी तरह से ब्राह्मण समाज में बाल विधवाओं के सिर मुंडवा दिए जाते थे और अपने ही रिश्तेदारों की वासना की शिकार स्त्री के गर्भवती होने पर उसे आत्महत्या तक करने के लिए मजबूर किया जाता था। उसी समय महात्मा फुले ने समाज की रूढ़िवादी परंपराओं से लोहा लेते हुए कन्या विद्यालय खोले। भारत में नारी शिक्षा के लिए किए गए पहले प्रयास के रूप में महात्मा फुले ने अपने खेत में आम के वृक्ष के नीचे विद्यालय शुरू किया। यही स्त्री शिक्षा की सबसे पहली प्रयोगशाला भी थी, जिसमें सगुणाबाई, क्षीरसागर व सावित्रीबाई विद्यार्थी थीं। उन्होंने खेत की मिट्टी में टहनियों की कलम बनाकर शिक्षा लेना प्रारंभ किया। सावित्रीबाई ने देश की पहली भारतीय स्त्री अध्यापिका बनने का ऐतिहासिक गौरव हासिल किया। सावित्रीबाई फुले का जन्म 3 जनवरी 1831 को महाराष्ट्र के सतारा जिले के नायगांव में हुआ था। उनका परिवार खेती से जुड़ा था और वे समाज में माली जाति से संबंध रखती थीं। उस दौर में स्त्रियों की शिक्षा को पाप माना जाता था, इसलिए उन्हें बचपन में पढ़ने का अवसर नहीं मिला। मात्र 9 वर्ष की आयु में उनकी शादी 13 वर्षीय ज्योतिराव फुले से कर दी गई। ज्योतिराव की सोच प्रगतिशील थी। उन्होंने ही सावित्रीबाई को पढ़ना लिखना सिखाया। यही शिक्षा आगे चलकर सावित्रीबाई को भारत की पहली महिला शिक्षिका बना गई। धर्म पंडितों ने उन्हें अश्लील गालियां दी, धर्म डुबोने वाली कहा तथा कई लांछन लगाए, यहां तक कि उन पर पत्थर एवं गोबर तक फेंका गया। भारत में ज्योतिबा तथा सावित्रीबाई ने शूद्र एवं स्त्री शिक्षा का आरंभ करके नए युग की नींव रखी। इसलिए ये दोनों युग पुरुष और युग स्त्री का गौरव पाने के अधिकारी हुए। दोनों ने मिलकर सत्य शोधक समाज की स्थापना की। इस संस्था की काफी ख्याति हुई और सावित्रीबाई स्कूल की मुख्य अध्यापिका के रूप में नियुक्त हुईं। इस तरह सावित्रीबाई देश की पहली महिला शिक्षिका बनी। जब 1868 में उनके पिताजी का देहांत हुआ तो ज्योतिबा ने अपने परिवार के पीने के पानी वाले तालाब को अछूतों के लिए खोल दिया। मुंबई सरकार के अभिलेखों में ज्योतिबा फुले द्वारा पुणे एवं उसके आसपास के क्षेत्रों में शूद्र बालक बालिकाओं के लिए कुल 18 स्कूल खोले जाने का उल्लेख मिलता है। अपने समाज सुधारों के लिए पुणे महाविद्यालय के प्राचार्य ने अंग्रेज सरकार के निर्देश पर उन्हें पुरस्कृत किया और वे चर्चा में आए। इससे चिढ़कर कुछ अछूतों को ही पैसा देकर उनकी हत्या कराने की कोशिश की गई, पर वे उनके शिष्य बन गए। सितंबर 1873 में इन्होंने महाराष्ट्र में सत्य शोधक समाज नामक संस्था का गठन किया और इसी वर्ष उनकी पुस्तक गुलामगिरी का प्रकाशन हुआ। महात्मा फुले एक समता मूलक और न्याय पर आधारित समाज की बात करते थे, इसलिए उन्होंने अपनी रचनाओं में किसानों और खेतीहर मजदूरों के लिए विस्तृत योजना का उल्लेख किया है। पशुपालन, खेती, सिंचाई व्यवस्था सबके बारे में उन्होंने विस्तार से लिखा है। गरीबों के बच्चों की शिक्षा पर उन्होंने बहुत जोर दिया। उन्होंने आज के 150 साल पहले कृषि शिक्षा के लिए विद्यालयों की स्थापना की बात की। जानकार बताते हैं कि 1875 में पुणे और अहमदनगर जिलों का जो किसानों का आंदोलन था, वह महात्मा फुले की प्रेरणा से ही हुआ था। इस दौर के समाज सुधारकों में किसानों के बारे में विस्तार से सोच विचार करने का रिवाज नहीं था, लेकिन महात्मा फुले ने इस सब को अपने आंदोलन का हिस्सा बनाया।
स्त्रियों के बारे में महात्मा फुले के विचार क्रांतिकारी थे। मनु की व्यवस्था में सभी वर्णों की औरतें शूद्र वाली श्रेणी में गिनी गई थीं, लेकिन फुले ने स्त्री पुरुष को बराबर समझा। उन्होंने औरतों की आर्यभट्ट यानी ब्राह्मणवादी व्याख्या को गलत बताया। फुले ने विवाह प्रथा में बड़े सुधार की बात की। प्रचलित विवाह प्रथा के कर्मकांड में स्त्री को पुरुष के अधीन माना जाता था, लेकिन महात्मा फुले का दर्शन हर स्तर पर गैर बराबरी का विरोध करता था। आगे स्वामी दयानंद ने जब मुंबई में आर्य समाज की स्थापना की, तो सनातनियों के विरोध को देखते हुए उन्हें ज्योतिबा की मदद लेनी पड़ी। ज्योतिबा ने शराबबंदी के लिए भी काम किया था। एक गर्भवती ब्राह्मण विधवा को आत्महत्या करने से रोक उन्होंने उसके बच्चे को गोद ले लिया, जिसका नाम यशवंत रखा गया। अपनी वसीयत ज्योतिबा ने यशवंत के नाम ही की। सन 1890 में ज्योतिबा के दांगी अंगों को लकवा मार गया। तब वे बाएं हाथ से ही सार्वजनिक सत्य धर्म नामक किताब लिखने में लग गए। 28 नवंबर 1980 में उन्होंने अंतिम सांस ली। इसी साल उनकी मृत्यु के बाद यह किताब छपी। महात्मा ज्योतिबा फुले जी महान विचारक, समाज सेवी तथा क्रांतिकारी कार्यकर्ता थे। महिलाओं, दलितों एवं शूद्रों के उत्थान के लिए इन्होंने अनेक कार्य किए। समाज के सभी वर्गों को शिक्षा प्रदान करने के ये प्रबल समर्थक थे। डॉ. अंबेडकर तो महात्मा फुले के व्यक्तित्व कृतित्व से अत्यधिक प्रभावित थे। वे महात्मा फुले को अपने सामाजिक आंदोलन की प्रेरणा का स्रोत मानते थे। 28 अक्टूबर 1954 को प्रूदर स्टेडियम, मुंबई में भाषण देते हुए उन्होंने महात्मा बुद्ध तथा कबीर के बाद महात्मा फुले को अपना तीसरा गुरु माना है। डॉक्टर अंबेडकर ने अपने भाषण में कहा, मेरे तृतीय गुरु ज्योतिबा फुले हैं। केवल उन्होंने ही मानवता का पाठ पढ़ाया। प्रारंभिक राजनीतिक आंदोलन में हमने ज्योतिबा के पथ का अनुसरण किया। मेरा जीवन उनसे प्रभावित हुआ है। डॉक्टर अंबेडकर ने अपनी पुस्तक शूद्र कौन थे को 10 अक्टूबर 1946 को महात्मा फुले को समर्पित करते हुए लिखा। उनकी बनाई हुई संस्था सत्य शोधक समाज ने 1876 व 1879 के अकाल में अन्न सत्र चलाए और अन्न इकट्ठा करके आश्रम में रहने वाले 2000 बच्चों को खाना खिलाने की व्यवस्था की। 28 जनवरी 1853 को बाल हत्या प्रतिबंधक गृह की स्थापना की, जिसमें कई विधवाओं की प्रसूति हुई व बच्चों को बचाया गया। सावित्रीबाई द्वारा तब विधवा पुनर्विवाह सभा का आयोजन किया जाता था, जिसमें नारी संबंधी समस्याओं का समाधान भी किया जाता था। महात्मा ज्योतिबा फुले की मृत्यु सन 1826 में हुई। 1890 में हुई। तब सावित्रीबाई ने उनके अधूरे कार्यों को पूरा करने के लिए संकल्प लिया। सावित्रीबाई की मृत्यु 10 मार्च 1897 को प्लेग के मरीजाओं की देखभाल करने के दौरान हुई। शिक्षा केवल अक्षर ज्ञान नहीं है, ये सोचने की क्षमता, सही गलत समझने का विवेक और समाज को बदलने की ताकत देती है। महात्मा फुले केवल शिक्षा तक सीमित नहीं रहे, उन्होंने समाज की जड़ें हिलाने वाले सुधार भी किए। सत्य शोधक समाज 1873, उन्होंने सत्य शोधक समाज की स्थापना की, जिसका उद्देश्य जातिवाद, अंधविश्वास और शोषण के खिलाफ संघर्ष करना था। इस संगठन ने शूद्रों, अतिशूद्रों और स्त्रियों को आत्मसम्मान और अधिकारों के लिए खड़ा किया। शिक्षा के बिना मनुष्य की स्थिति जानवर के समान है। समाज तभी प्रगतिशील हो सकता है जब स्त्रियां और शूद्र पढ़ लिखकर आत्मनिर्भर बने। असली धर्म वही है जो मानवता और समानता का संदेश दे। उनकी यह विचारधारा आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बनी। गुलामगिरी 1873, इसमें उन्होंने जातिवादी और धार्मिक शोषण की कड़ी आलोचना की। सत्सार और कविताएं, जिनमें उन्होंने शोषित समाज की पीड़ा और मुक्ति की बात की। महात्मा ज्योतिबा फुले को हम सही मायनों में भारत का असली शिक्षक कह सकते हैं। उन्होंने न केवल शिक्षा का प्रसार किया, बल्कि शिक्षा को सामाजिक क्रांति का आधार बनाया। उनका जीवन इस बात का प्रमाण है कि एक शिक्षक केवल पाठशाला तक सीमित नहीं होता, बल्कि पूरे समाज का मार्गदर्शक बन सकता है। महात्मा ज्योतिबा फुले का योगदान केवल स्कूल खोलने तक नहीं था, बल्कि उन्होंने शिक्षा के माध्यम से दलितों, शूद्रों और स्त्रियों में आत्मसम्मान, बराबरी और अधिकारों की चेतना जगाई। उन्होंने यह सिद्ध किया कि शिक्षा से समाज की तस्वीर बदली जा सकती है। सावित्रीबाई को भारत की पहली प्रशिक्षित महिला शिक्षिका कहा जाता है। उनकी पहल से समाज की बेटियों को शिक्षा का अधिकार मिला। सावित्रीबाई को शुरुआत से ही कठोर सामाजिक विरोध का सामना करना पड़ा।
सावित्रीबाई मानती थीं कि स्त्रियों को पढ़ाए बिना समाज में बराबरी संभव नहीं है। वे कहती थीं, लड़की पढ़ेगी तो पूरा परिवार पढ़ेगा और समाज आगे बढ़ेगा। उन्होंने बालिकाओं को न केवल पढ़ाया, बल्कि उनमें आत्मविश्वास और स्वतंत्रता का भाव भी जगाया। सावित्रीबाई फुले का जीवन संघर्ष, साहस और सेवा का प्रतीक है। उन्होंने समाज की उन दीवारों को तोड़ा जिनके पीछे सदियों से स्त्रियां कैद थीं। शिक्षा को हथियार बनाकर उन्होंने नई पीढ़ी को रोशनी दिखाई। उनका योगदान यह साबित करता है कि असली शिक्षक वही है जो समाज की सोच बदल दे और अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए। तो दोस्तों, ये थे हमारे भारत के प्रथम शिक्षक और शिक्षिका फूले दंपति। तो दोस्तों, इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचने में हमारी मदद करें। उसके लिए आप लोग वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। आपने हमारा अंत तक साथ बनाए रखा, उसके लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय।